गरीब ससुराल में आई अमीर सौतन। विपिन शादी करके अपनी पत्नी वैशाली को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। स्वागत नहीं करोगी अपनी बहू का? विपिन की माँ भवानी वैशाली का घूंघट ऊपर करके कहती है। अरे वाह विपिन, तू तो बहुत अच्छी बहू लेकर आया है। तेरी बहू का मुखड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद की तरह। रुक जा जरा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। भवानी आरती की थाली लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी वैशाली विपिन से कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करने से मना कर देगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे अपना लिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरी हर एक बात मानती है और आखिर मेरी पसंद भी तो इतनी लाजवाब है, कोई भला उसे कैसे इनकार कर सकता है? हाँ? तभी भवानी पूजा की थाली लाकर वैशाली की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करती है। उस दिन के बाद से वैशाली और विपिन घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हारी शादी को आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटा विपिन, तू अभी तक मेरी बहू को कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया। एक काम कर, 1 महीने की छुट्टी निकाल कर मेरी बहू को घुमाने के लिए लेकर जा। अगर मैं चला जाऊंगा तो ऑफिस को कौन संभालेगा माँ? समझो प्लीज। तभी वहां विपिन का छोटा भाई राहुल आ जाता है। भैया, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों मुझे अपना फोन दो, मैं ये कंपनी बहुत अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? और आप भाभी को एक अच्छा सा टूर करवा कर लाओ। राहुल अपनी भाभी और विपिन का फोन ले लेता है, जिसके बाद विपिन और वैशाली दोनों ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के चलते वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे इतने गरीब होने के बाद भी आपने मुझसे शादी की और आप मुझे इतनी अच्छी जगह घुमाने लेकर आए हो। विपिन और वैशाली 1 महीने अच्छे से घूमकर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। फ्लाइट के उतरने के बाद वो अपनी टैक्सी ले लेते हैं। फाइनली पूरे 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद आज हम लोग घर जा रहे हैं। विपिन और वैशाली दोनों टैक्सी में थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत तेजी से ट्रक आ जाता है, जिसके चलते उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान वहां के कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। अरे बेटा विपिन, तू ठीक तो है ना? मेरा दिल तो बैठा ही जा रहा था। माँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर में चोट आई है। लेकिन ये बताइए कि वैशाली कहाँ है? तभी राहुल आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए कहता है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो हमारी पूरी कंपनी पानी में डूब गई और हम लोग सड़क पर आ गए, और अब भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के दौरान भाभी हैंडीकैप हो गई है, वो अपने पैरों से चल नहीं सकती। विपिन फौरन उठकर वैशाली को देखता है। वो सच में अपने पैर गंवा चुकी थी। अब तो विपिन सड़क पर आ चुका था और वो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। हे भगवान, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तूने तो एकदम से ही मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। विपिन कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद अपने घर लेकर जा रहा होता है कि तभी राहुल और भवानी कहते हैं, बेटा, जिस बड़े से बंगले में हम लोग रह रहे थे, अब वो बंगला हमारा नहीं। कंपनी डूबने के चलते वो घर नीलाम हो गया। अब हम गरीबों की बस्ती में रहते हैं, जहां हमारा एक छोटा सा मकान है और वो भी किराए का है। राहुल और भवानी दोनों ही विपिन और वैशाली को गरीब घर में ले आते हैं। देखते ही देखते उनके ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी की मार बढ़ती जाती है। ये सब क्या हो गया है? आज तो घर में राशन भी नहीं है, खाने के लिए क्या ही बन पाएगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बताऊं, कई जगह मैंने अपने रिज्यूम भेजकर देख लिए। जैसे ही कहीं जगह होगी मुझे बुला लेंगे। उसके बाद घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आप परेशान मत होइए प्लीज। तभी विपिन के फोन पर कॉल आता है। आपकी जॉब फिक्स हो गई है, आप मंडे से अपनी जॉब पर आ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉब का नाम सुनते ही विपिन बहुत खुश हो जाता है और वो सोमवार से अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है। ऑफिस में विपिन की काबिलियत देखकर उसे बहुत जल्दी ऑफिस का मैनेजर बना दिया जाता है। एक दिन फॉरेन से विपिन की बॉस की बेटी ऑफिस में आती है। ओहो, इस ऑफिस को हो क्या गया है? कोई भी यहाँ ढंग से काम ही नहीं कर रहा। इस ऑफिस का मैनेजर कहाँ है? तभी विपिन जेसिका के सामने आता है। विपिन की पर्सनालिटी और उसे देखकर जेसिका अपने मन ही मन में सोचती है, ओह माय गॉड, ऑफिस का मैनेजर इतना हॉट, हैंडसम और सेक्सी होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैडम, आपने बुलाया मुझे? आपकी काबिलियत के चर्चे बहुत सुने थे, लेकिन देखने में कुछ खास नजर नहीं आया।
थोड़ी ही देर में मुझे सबकी मीटिंग लेनी है। 5 मिनट में सभी को बुलाओ। जेसिका के कहने पर विपिन सभी को मीटिंग में बुला लेता है, जिसके बाद जेसिका सबकी मीटिंग लेती है और सभी को रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। वहीं जेसिका विपिन के ऊपर लाइन भी मारने लगती है, लेकिन उसे अपने पिता से कुछ और ही पता चलता है। बेटी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिस लड़के के पीछे तुम पड़ी हो वो पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा? माय फुट। मुझे विपिन बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक तरफ विपिन की जिंदगी में पहले से ही खलबली चल रही थी और वो अपनी पत्नी वैशाली को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर देता है। वहीं पर वो जेसिका की तरफ खींचा चला जाता है। जेसिका उसका फायदा उठाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद विपिन अपनी अमीर पत्नी को अपनी गरीब पत्नी की सौतन बनाकर घर पर ले आता है। माँ, स्वागत करो, आज से ये घर की बहू है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? तू किसी से भी शादी करके उसे घर ले आएगा? माय सो कॉल्ड सासू माँ, आपका बेटा मुझे एक तो गरीब ससुराल में सौतन बनाकर लाया है और ऊपर से आप मेरा वेलकम करने की जगह मुझे नकार रही हो। ये नहीं चलेगा। विपिन जेसिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके चलते भवानी भी कुछ भी नहीं कह पाती। तुमने तो मुझे खुद पसंद करके इस घर में लाए थे ना, फिर तुम मेरी सौतन कैसे ला सकते हो विपिन? अपने आप को देखो, तुम जैसी अपाहिज मेरी पत्नी बनने के लायक है क्या? हाँ, मैं जेसिका से प्यार करता हूँ और अब वही मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकती हो। वैशाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इसे निकालेगा तो तुझे भी इस घर से मजबूरन जाना होगा। अपनी माँ की धमकी सुनकर विपिन कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही शादी के बाद जेसिका अपने गरीब ससुराल के सभी के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। एक दिन जेसिका सड़क के किनारे से जा रही होती है कि तभी उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वहीं से वैशाली भी सामान लेकर आ रही होती है। हे भगवान, ये क्या? जो मेरे साथ हुआ था वही जेसिका के साथ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैशाली अपनी व्हील चेयर को जोर जोर से घुमाने लगती है, लेकिन वो जेसिका के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उठ खड़ी होती है और किसी तरह जेसिका को बचा लेती है। लेकिन उसके पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, उसके बाद भी तुमने अपनी चिंता ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से जेसिका का बर्ताव वैशाली के लिए ठीक हो जाता है और वो अपने पैसों के बलबूते पर वैशाली के पैरों को भी ठीक करवा देती है, जिसके बाद वैशाली अपने दोनों पैरों पर पहले की तरह चलने लगती है। ये देखकर विपिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी वैशाली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो वैशाली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो हुआ उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से जेसिका विपिन को उसके काम और बिजनेस में बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते विपिन पहले की तरह अमीर हो जाता है और अपनी दोनों पत्नी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टोनपुर के गांव में दिव्या और सुनील रहते थे। वो दोनों काफी गरीब थे। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। दिव्या, आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल तो पक्का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। जी। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हमारे ऊपर जब उस ऊपर वाले को रहम आएगा तो वो हमारी सारी परेशानियां उड़न छू कर देगा। दोनों पति पत्नी अपने हालातों के आगे बेबस थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन दिव्या खाना बनाते बनाते ही गिर गई। दिव्या, दिव्या तुम्हें क्या हुआ? दिव्या! सुनील ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। तब उसने आंखें खोली। अरे तुम्हें क्या हो गया था? अचानक ही मुझे जोर का चक्कर आया। मेरा सर भारी हो रहा है, जी भी मिचला रहा है। तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनील दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि दिव्या गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर शादी के इतने साल बाद उन्हें औलाद का सुख मिलने वाला था। ऐसे ही समय बीत गया और दिव्या ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बेटियों को जन्म दिया। उन तीनों का ही रंग बिल्कुल काला था। हे भगवान, औलाद भी दी तो वो भी बेटियां। अरे इससे अच्छा तो हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद ही रह जाते। ये तुम क्या कह रही हो? ये तीनों ही भगवान की तरह से हम दोनों के लिए आशीर्वाद हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तो गरीब हैं, ऊपर से बेटियां। कल को ये यूं ही बड़ी हो जाएंगी और फिर इनकी शादी और दहेज की चिंता। ऊपर से जरा इनका रंग देखो, इनसे कौन शादी करेगा? घबराओ मत,
सब कुछ ठीक ही होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से सुनील ने अपने काम में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो समय पर अपनी बेटियों की शादी करा सके। इसी तरह देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं और सुनील ने लड़के देखकर तीनों बहनों की एक ही घर में शादी करा दी। सुनो तुम तीनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो जरा ठीक से करना और खीर जरूर बनाना। हाँ भाभी जी, और कोशिश करना कि खीर का रंग सफेद ही रहे, कहीं आप उसे अपनी ही तरह काली ना कर दो। ये क्या बदतमीजी है, अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हैं? ठीक ही तो बोल रही है। अरे ये तीनों ही इतनी काली कलूटी हैं कि ये न जाने किस चीज को काला कर दें। बस भी करो तुम दोनों। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जी ससुर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूजा, मोना और प्रिया तीनों ही रसोई में खाना बनाने चली गईं। विवेक को उनका साथ देते देख कोकिला को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें सबक सिखाने को सोचा। थोड़ी देर बाद तीनों काली बहुएं खाना बनाकर बाहर आईं। सभी टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाथी का बच्चा ही बनाने लग गई थी? इतनी देर कैसे लग गई? वो सासू माँ। चल चल, अब मुझे अपनी राम कथा मत सुना, जल्दी से खाना दे। तीनों बहुओं ने खाना परोसा। खाना तो अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ उनके ससुर ने ही उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की। तभी प्रिया का पति बोलता है, हाँ, खाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे बनाकर खिलाती तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। तुम लोग अब बस भी करो। अब ये तीनों ही हमारे घर की बहुएं हैं और तुम्हारी पत्नियां, समझे? विवेक एक बहुत ही समझदार आदमी था। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी बहुओं को तंग नहीं करता था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर वालों का अत्याचार उन पर से कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना से किचन में खाना बनाते वक्त एक बर्तन टूट गया। ये तुमने किया? माँ, ये गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तैयार हो जाओ। अपने पति विवेक की गैर मौजूदगी में कोकिला ने अपनी तीनों बहुओं को बहुत मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मायके भी नहीं जा सकते हैं। चलती चलो, कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर दोपहरी में एक औरत 2 ईंटें खड़ी करके उन पर अपना खाना बनाती हुई दिखाई दी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे खाना भी नहीं पकाया जा रहा था और फिर वो अचानक से ही बेहोश हो गई। अरे, लगता है कि वो बीमार हैं। चलो बहनों, इनकी मदद करते हैं। वो तीनों उसके पास गईं और उसे जगाने लगी। पूजा और प्रिया उसके हाथ पांव मसल रही थी, तो वहीं मोना उसके लिए खाना बना रही थी। कुछ देर के बाद उस बुढ़िया को होश आया। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। जिस जगह मेरे साये ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, वहाँ पर तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था काकी। मुझे तुम तीनों ही कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? हाँ काकी, वो। उन तीनों ने उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज है। बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उन तीनों पर फूंक मारी, वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बुढ़िया ने फिर ऐसे ही किया और उन तीनों को एक एक अनमोल शक्ति से नवाज दिया। शक्तियां पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई और वापस अपने घर लौट गई। उनकी सास अपनी गोरी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें घर में वापस रख लिया। ये काले कोयले अचानक ये हीरे कैसे बन गए? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। वो तीनों बहनें अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी शक्तियों को आजमा कर देखने लगी। मैं चाहूँ तो पर्वत भी उठा सकती हूँ। और मैं तो अपने हाथ से कितना भी सोना और पैसा निकाल सकती हूँ। और मैं भी क्या किसी से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भविष्य यूं देख सकती हूँ। उन तीनों की ये सारी बातें कोकिला ने सुन ली। ओ, तो ये माजरा है, अब आएगा मजा। बहुओं, जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग अपने जादू। माँ, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बिल्कुल। अरे पगलियों, तुम्हें तो प्रकृति ने अमीर किया है, तो अब तुम अपने ससुराल को भी अमीर कर दो। कोकिला ने अपनी बहुओं को खूब चढ़ा दिया। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के मन में भी लालच आ गया
और वो तीनों ही गलत काम करने लगी, जैसे जबरदस्ती पैसे और सोना निकालना, किसी को भी अपनी शक्तियों से डराकर भगा देना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीनों बहुएं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। आज तो मैंने 10,000 की ड्रेस खरीदी है। वो ऐसे बातें करती हुई आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक लाचार औरत पर पड़ी, जिसके तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे और वो बेचारी भीख मांग रही थी। उसे देखकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुदरत ने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? सही कहा, हम तो सिर्फ अपना सोच रहे थे। मैं हमारा भविष्य देख पा रही हूँ। अगर हम इन शक्तियों से दूसरों की मदद ना कर सके तो ये शक्तियाँ हमसे ले ली जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह नहीं करेंगी। उन तीनों ने उस बूढ़ी औरत की सभी तरह से मदद की और अपने घर जाकर अपनी सास को भी इस बारे में समझाया। कोकिला को भी उन तीनों की बात समझ आ गई और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। के 3 बेटे मिहिर, अनिल, शिवाय थे, लेकिन उसमें से 2 की शादी सलोनी और जूली नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों बहुत ही घमंडी मिजाज की थीं। वक्त के साथ उन्होंने अंजना को अपना असली रूप दिखा दिया था, क्योंकि वो सास की ज्यादा बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दोपहर अंजना अपने कमरे में बैठकर उन्हें आवाज लगाती है, क्योंकि वो गिर गई थी, मगर वो सुनती ही नहीं। अरे बाप रे बाप, मेरी तो कमर टूट गई। अरे ओ जूली और सलोनी बहू, कहाँ हो तुम? बिगड़ गई हैं दोनों बहुएं, अब तो कोई काम नहीं करती। जरा देखो कहाँ हैं ये। जब अंजना उठकर बड़ी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि सलोनी और जूली रील बना रही होती हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ? मेरा दिल ये पुकारे आजा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। अच्छा, तो ये यहाँ नाच रही हैं और वहाँ मेरी कमर टूट गई है। अरे ओ दोनों बहुरिया, यहाँ क्यों थिरक रही हो? कब से मैं आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अच्छा, आप मुझे बुला रही थी, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, और वैसे भी हमारा गाना बज रहा था। अगर अब सुन लिया हो तो मेरे कमर पर दवाई लगा दो, गिर गई हूँ, दर्द हो रहा है, बड़ी मुश्किल से चलकर आई हूँ यहाँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, लेकिन हम अभी आ नहीं सकते। एक तो उसको लगाने से हमारे हाथों में बदबू आ जाएगी, और वैसे भी अभी हमें इंस्टा पर लाइव जाना है और हमारे फॉलोवर्स हमारा वेट कर रहे हैं। आप दवाई खाकर लेट जाइए। जूली बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, और आपकी ड्रेसिंग टेबल पर ही गोली रखिए, ले लेना आप। पता नहीं कैसी बहू हो तुम, बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी सास को ये सब कहते हुए। एक काम नहीं करती हो अब घर का ठीक से, और तुम्हें दर्द में बुला रही हूँ तब भी नहीं आया। अब पता नहीं इंस्टा पिंस्टा क्या लेकर बैठी हो, लगता है मुझे अब तीसरी बहू लानी ही पड़ेगी। ये भी अच्छा है, करवा दीजिए आप देवर जी की शादी, कम से कम हमारा बोझ तो कम होगा। घर का काम करने का हमने ठेका ले रखा है क्या? बहुओं की बात सुनकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, कैसे दिन आ गए हैं, यकीन नहीं हो रहा। अपने घर में मैं खुद ऐसी बहू लाई हूँ, लेकिन इस बार अच्छे से जांच पड़ताल करके बिल्कुल सीधी बहू लाऊंगी जो मेरी बात माने। हाय रे मेरी कमर। अगले दिन अंजना पंडित जी से कहकर अपने बेटे शिवाई के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की की मांग करती है, जिसके बाद पंडित जी उन्हें माया नाम की एक सुशील कन्या दिखाते हैं, जो कि काली भी होती है। सुशील के चक्कर में वो शिवाई की शादी काली लड़की से करवा देती है। शादी के अगले दिन जब माया अपनी पहली रसोई में चाय बना रही थी तो दोनों जेठानी आपस में बात करते हुए कहती हैं, छोटी, मैं क्या सोच रही हूँ, माँ जी को बड़ा गर्व है ना अपनी काली बहू पर, क्यों ना मैं उनका ये भ्रम तोड़ दूं। तुम तो जानती हो माँ जी को फीकी चाय पसंद है। हाँ दीदी, इसलिए अब हम देवरानी को अपने इशारों पर चलाएंगे। तभी दोनों अपनी नई देवरानी के पास जाकर कहती हैं, अरे हमारी नई देवरानी, क्या बना रही हो माँ जी को खुश करने के लिए? वो दीदी, मैं चाय के साथ कुछ पकौड़े और मीठे में गाजर का हलवा बना रही थी। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बना लो। और हाँ, एक जरूरी बात, माँ जी को ना मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम मीठा सा अच्छे से डालना। अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो कम से कम चीनी डालने वाली थी हलवे और चाय में। अब पता चल गया ना, अच्छे से चाय बनाना। ऐसा कहकर दोनों टेढ़ी जेठानियां चली जाती हैं और बाहर जाकर हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद माया खाना बनाकर जब अपनी सास को खिलाती है तो मुंह से चाय उगलकर वो कहती है, हे भगवान माया बहू, तुमने ये कैसी चाय बनाई है? दर्जन भर मीठा चाय में कौन डालता है? तुम्हें ये नहीं पता कि नॉर्मल चाय कैसी बनती है? और वैसे भी मुझे डायबिटीज है, क्या तुम्हें इन दोनों ने नहीं बताया? माँ जी आपको डायबिटीज है, पर सलोनी दीदी और जूली दीदी ने मुझे। क्या सलोनी और जूली दीदी ने? हमने तो तुम्हें बता दिया था कि माँ जी को फीका पसंद है, फिर भी तुमने अपनी पसंद की मीठी चाय बनाई और माँ जी को पिला दी। तुम जानती हो इससे माँ जी की तबीयत भी खराब हो सकती है। माया बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, कहीं मुझे काली बहू लाकर भी पछताना न पड़ जाए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। ये सुनकर अंजना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अंजना को दोबारा फीकी चाय बनाकर उसको पिलाती है। शाम को अंजना सामने आती हुई बहू से कहती है, अरे जूली बहू, जरा माया को मेरे पास भेजना, कुछ काम है। जी माँ जी। ऐसा कहकर वो चली जाती है और कहती है, अपनी सीधी सादी देवरानी को माँ जी की नजरों में गिराने का अच्छा मौका, मैं उसको बताऊंगी ही नहीं। वापस आकर जूली अंजना से कहती है, माँ जी आप तो बड़ा अपनी नई बहू के गीत गा रही थी। मैंने उसको बोला कि माँ जी बुला रही है और उस कल्लो माई ने कहा कि मुझे नहीं आना, मैं आराम कर रही हूँ। अच्छा, लगता है बहू के मामले में मेरी किस्मत उस काली बहू की तरह काली हो गई है। माँ जी अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, कोई काम नहीं है, तू जा। इस तरह टेढ़ी जेठानियां सीधी देवरानी को अपनी सास की नजरों में खूब गिराती हैं, उसके किए काम में अड़चन पैदा करती हैं, जिससे अंजना काली बहू को बहुत कालेपन की जलीकटी सुनाती है। एक शाम काली बहू को अपनी सास की महंगी साड़ी प्रेस करनी थी। प्रेस करने से पहले जूली चालाकी से प्रेस का गर्म होने का पावर बढ़ा देती है, जिसके बाद माया अंजना की साड़ी पर प्रेस रखती है तो वो तभी जल जाती है। ये देखकर जेठानी जानबूझकर उसको सुनाती है। तभी आवाज सुनकर अंजना आ जाती है और कहती है, अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम दोनों? माँ जी हम शोर नहीं मचा रहे, देखिए तो आपकी महंगी साड़ी को आपकी प्यारी बहू ने जला दिया। हे भगवान, करम जली कलमुही, सत्यानाश हो तेरा, जला दी मेरी इतनी महंगी साड़ी, खुद तो काली है, मेरी साड़ी को भी काली कर दी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने एक काली लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी, तू तो इन दोनों से भी ज्यादा गई गुजरी निकली। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने बस प्रेस का बटन रखकर ऑन ही करी थी कि जल गई। पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार काली कहती हैं, मैंने कोई पाप कर दिया है क्या काली होकर? और आज तक जितने भी काम बिगड़े मैंने नहीं बिगाड़े, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ करता है। देखो माँ जी ये कल्लू माई कैसे इल्जाम लगा रही हैं, उनको ठीक से काम करना आता नहीं और चलिए मगरमच्छ के आंसू दिखाने। काली बहू, मैंने तेरे लिए जितना सोचा था आज तूने उतना ही मुझे इनकी नजरों में झुका दिया। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों जेठानी अपनी बेचारी देवरानी का मजाक उड़ा रही थी। उनके कमरे से गुजरते हुए अंजना ने सुन लिया। कितनी भोली है ना हमारी बेचारी देवरानी, सीधी सादी ऊपर से काली। माँ जी हमें नीचे दिखाने के लिए उसको लाई थी ना, हमने उल्टा ही कर दिया। पहले दिन से ही उसके साथ गड़बड़ी करने लग गए और माँ जी की चाय में चीनी डलवा दी। माँ जी को देखा तुमने, उनकी जुबान कैसे बंद हो गई, हमारे सामने बड़ा आई थी अपनी बहू की तारीफ करने वाली। सलोनी जूली, तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माया बहू जल्दी यहाँ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा, लेकिन तू जानना चाहेगी तेरे साथ आज तक जितने भी काम गलत हुए, यहाँ तक कि आज प्रेस से मेरी साड़ी जली, वो तूने नहीं, तेरी दोनों टेढ़ी घमंडी जेठानियों का किया धरा है। क्या माँ जी? क्यों जेठानी जी, आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि माँ जी तुम्हें लाकर हमें चुनौती दे रही थी कि तुम इस घर को अच्छे से संभालोगी, इसलिए हमने ये होने नहीं दिया। अगर तुम दोनों को जरा सी भी शर्म आ रही है और सब कुछ भुलाकर तीनों एक साथ खुश रहना चाहती हो तो माफी मांग लो अभी माया से, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अरे जरा सोचो, कभी इस बेचारी ने तुम्हें पलटकर जवाब दिया? कभी तुमसे कोई काम करवाया? नहीं ना? नहीं माँ जी, हमें माफ कर दो देवरानी। तभी दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों गले लगकर उससे माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद तीनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।